कि फ़िल्म अपनी स्केल के पीछे छुपती नहीं है। वो सीक्वेंसेस सिर्फ़ वॉव शॉट्स के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। हर एक एक्सप्लोजन, हर एक अटैक हर एक कैजुअलिटी स्टोरी को आगे की तरफ धकेलने का, आगे की तरफ लेके जाने का काम करती है। ये वो स्पेक्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसको देखकर लगेगा खोखलापन कि अरे! यहाँ पर तो उस लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं थी। वह वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी और ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो काफ़ी हद तक वॉर एंड ह्यूमन कॉस्ट के बीच में बैलेंस्ड है। जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले 21 की बात करी थी। वहाँ पर तो मूवी के नाम पर मतलब वॉर मूवी के नाम पर क्या ही कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस है। स्क्रीन प्ले का जो कोर है, वह एकदम क्लियर है कि वॉर सिर्फ़ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं होता। वॉर एक इमोशनल डेप्थ भी क्रिएट करता है जो कि जनरेशंस तक चलता रहता है। फ़िल्म का जो पहला हाफ है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करता है और कहीं न कहीं फ़ियर, ह्यूमर और बॉन्डिंग को भी शोकेस करता है। सेकंड हाफ जो कि थोड़ा-सा अनइवन पे लगता है, लेकिन उसमें कॉन्सिक्वेंसेस, सैक्रिफाइसेस एंड साइकोलॉजिकल टोल दिखाया जाता है कि एक इंसान के दिमाग पर क्या कुछ होता है। एंड ये ट्रांज़िशन काफ़ी हद तक स्मूथ समझ में आता है, फ़ोर्स कहीं से भी नहीं लगता। एंड कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि अब पैट्रियोटिक सीन यहाँ पर डालने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं वॉर सीक्वेंसेस की बात करूँ तो बॉर्डर 2 के वॉर सीन्स के बारे में आप सिंपल तरीके से नहीं बात कर सकते क्योंकि ये सिर्फ लार्ज स्केल पे नहीं है बल्कि बहुत हद तक वेल कोरियोग्राफ्ड स्टोरी टेलिंग के ब्लॉक्स भी आपके सामने लाता है। मतलब ग्राउंड कॉम्बैट्स जो है वो आपको एक हद तक बिलीवेबल लगते हैं। एरियल सीक्वेंसेस सिर्फ फालतू के गिमिक नहीं लगते। जो स्ट्रेटजी यहाँ पर दिखाई गई है वो आपको स्पून फेड नहीं करती, मतलब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। कैमरा एंगल्स भी काफ़ी टाइट रखे गए हैं। एडिटिंग एक पैनिक भी क्रिएट करती है लेकिन कंफ्यूज नहीं होने देती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन के बीच में एक साइलेंस का यूज़ किया गया है, जो कि आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है कि ये चीज़ें आखिर क्या लम्हे ये सॉन्ग्स अगर गलत हाथों में होते तो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर जाते। जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा भी था कि अगर आप पुरानी ही चीजों को रिक्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिएटिविटी मर चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये गाने स्टोरी से ऑर्गेनिकली निकलते हैं, बैकग्राउंड में नहीं बल्कि नैरेटिव के साथ में चलते हैं। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी सिर्फ लोगों को हीरो नहीं बनाता, बल्कि वो पूरे सीन्स को एलिवेट करने का, सपोर्ट करने का भी काम करता है। आज के वक्त में ये रेस्टोरेंट एक बहुत ही रेयर क्वालिटी बन चुका है। तो अब फाइनली अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो देखिए यहाँ पर एक इनेबल कास्ट है जिसमें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी होता है और वह परफेक्टली किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, सनी देओल इस मूवी के मेन स्तंभ हैं, सेंट्रल पिलर हैं जिनके के ऊपर ये पूरी मूवी टिकी है। और सनी देओल के अलावा वो काम कोई और कर भी नहीं सकता था। एंड यकीन मानिए, मैं सिर्फ नॉस्टैल्जिया फैक्टर के कारण नहीं कह रहा हूँ। सनी देओल यहाँ पर सिर्फ चिल्ला चोट नहीं कर रहे हैं, कैरेक्टर के तौर पर नहीं दिख रहे और मीम मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पर अथॉरिटेटिव दिख रहे हैं एंड आप उनको बिलीव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फिल्म सनी देओल से शुरू होती है, सनी देओल पे ही खत्म होती है। उनका कैरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी का वेट उठाता है, लॉस को अब्सॉर्ब करता है। एंड यकीन मानिए, जो लॉस वाली बात मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको थिएटर में मतलब नम कर देगी। आप लिटरली उस समय सोचेंगे कि यार ये बंदा किस पूरे टर्मोइल को गो थ्रू कर रहा है। इसके अलावा लीडरशिप को यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया है, जबरदस्ती का थ्रो नहीं किया है। ये गदर वाला सनी नहीं है, ये मैच्योर, वेदर्ड और एक वॉरियर सनी है। इसके अलावा वरुण धवन की बात करें तो वरुण धवन के परफॉर्मेंस बहुत लोगों के लिए शायद मतलब बैलेंस ही हो सकती है।